तो ये प्रश्नावली 3.1 का बेसिक पार्ट का दूसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम एग्जाम्पल्स को करने वाले हैं, कुछ और उदाहरणों को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि ग्राफ पर हमारा एकदम पूरी तरीके से नियंत्रण हो जाए। तो आइए पहले सवाल पर चलते हैं। तो यहाँ पर इसी पर आधारित है, मतलब ये टॉपिक यही रहेगा, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। तो हम रैखिक समीकरण युग्म को आज लेने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने केवल पहले रैखिक समीकरण को लिया था, उसके बाद रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व किया था, उसके बाद आज फिर से हम 3 सवाल और सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए पहला सवाल क्या है हमारा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो पहला सवाल है x माइनस 2y, आप भी प्रैक्टिस करिएगा, साथ साथ कॉपी पेन ले लीजिए, ग्राफ भी बनाते चलिएगा। ठीक है, 3x प्लस का 4y बराबर 20। इस सवाल को आपको हल करना है। ठीक है, इस सवाल को हल करना है, आपको भी हल करना है, और मैं तो कर ही रहा हूं जैसे। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता था, सबसे पहले हमें बॉक्स बनाना है। ठीक है, इसके लिए हम बॉक्स बनाएंगे, फिर इसके लिए बॉक्स बनाएंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, हल x माइनस 2y मैं फटाफट से कर दे रहा हूं, मतलब जैसे आपको समझ में तो आएगा ही, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। के लिए सबसे पहले इसके लिए हम बॉक्स बनाएंगे, इसके लिए जब बॉक्स बनेगा तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने बॉक्स बना लिया है। एक को मैं x मान लिया है एक बॉक्स में, एक बॉक्स में मैंने y। इधर हम x की वैल्यूज को रखेंगे और इधर y की वैल्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले आसान तरीका क्या था कि एक को हमें जीरो मान लेना है, तो हमने इसको अगर जीरो मान लिया, शून्य मान लिया, x को अगर मैंने जीरो रखा तो y को क्या रखना पड़ेगा कि ये जीरो बन जाए, तो जीरो ही रखना पड़ेगा। उसके बाद x को हम, मतलब अब y को जीरो रख लेते हैं, तो x को भी जीरो रखना पड़ेगा, लेकिन दो बार यही चीज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर दूसरा नंबर को ही लेना पड़ेगा। x को मैंने दो मान लिया, ठीक, तो y को एक मानेंगे, दो में से दो गया जीरो, बराबर जीरो आ जाएगा, तो y बराबर एक। x बराबर दो है तो y बराबर एक है। अब ठीक इस तरीके से हमने इसको मान लिया। अब अगला ग्राफ बनाएंगे इसका, 3x प्लस 4y बराबर 20। क्या है, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 20 के लिए, इसके लिए अब हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए ज्ञात करने के लिए यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप मतलब बार बार बॉक्स आप बनाइएगा। ठीक है, मेरे पास तो सुविधा है इस नाते। एक सेकंड भाई, पीछे जा। हाँ, ऐसे मतलब फिर से आप बॉक्स बना लीजिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर फिर नई वैल्यूज को रखनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर x को मैं जीरो मान लेता हूँ। ठीक है, x को अगर मैंने जीरो मान लिया तो y को क्या मानना पड़ेगा, y को जो है यहाँ पर 4 × 5 = 20, 5, y बराबर 5 हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं y को जीरो मानता हूँ तो x क्या आएगा, अगर मैंने y को जीरो मान लिया तो x क्या आएगा, तो अगर मैंने y को यहाँ पर जीरो माना तो 3x बराबर 20। ठीक, 3x बराबर 20, और x बराबर क्या आ जाएगा, 20/3। ठीक है, x बराबर 20/3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20/3। लेकिन ये मतलब सही नंबर नहीं है, पॉइंट में आएगा तो आपको ग्राफ पर दर्शाने में समस्या होगी। ठीक है, तो इस नाते आपको क्या करना है, एक बॉक्स और बना लेना है, जिसमें आसानी से चीजें हो जाए। ठीक है, वैसे उससे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है बस दो में ही काम चल जाएगा। ठीक है, अभी भी ऐसा नहीं है कि तीसरा बनाएंगे तभी कर पाएंगे, लेकिन ये मैं एक्स्ट्रा बना दे रहा हूँ। यहाँ पर 4×2 = 8 और 3×4 = 12। हाँ, y बराबर मैं 2 मान लेता हूँ, 4×2 = 8 हो जाएगा, तो x बराबर 12, 4 मानना पड़ेगा। आप करके देख लीजिएगा, 3×4 = 12, 8, 20। हाँ, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने x और y के मानों को लिख लिया है। अब उसके बाद हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ग्राफ आ चुका है, और इस पर अब हमें प्लॉट करना है। ठीक है, तो आइए प्लॉट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले यहाँ पर जो x बराबर 0 है और y बराबर 0, यानी इसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 0,0। ठीक, उसके बाद क्या है, x बराबर 2 और y बराबर 1, यानी x पर 2 चलना है और y पर 1। x पर 2 यानी 1, 2, ये x अक्ष है, तो x पर क्या चलना पड़ेगा, 1, 2, और y पर कितना चलना है, 1, यानी ये यहाँ पर। इसको हम क्या कर देंगे, 2,1। इस तरीके से अब इसको हमें मिला देना है। तो आइए इसको हम अच्छे से मिला देते हैं। तो इस तरीके से हमने मिला दिया इसको, ये बस इतना ही रहने देते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, यहाँ पर इसको दर्शाना पड़ेगा। तो इसको मैं दर्शा सकता हूँ, किसका ग्राफ है, x माइनस 2y।
एक्स माइनस 2y बराबर 0 का ग्राफ। ठीक, ये किसका ग्राफ है? इस चीज का ग्राफ है। यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमने कर दिया। अब उसके बाद अब इस वाले को करते हैं, यानी x बराबर 0, x पर 0 चलना है, y पर 5, x पर 0 चलना है, y पर 5, यानी x पर 0 यानी इधर जाना ही नहीं है, y पर 5 चलना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0,5, पहले x वाला फिर y वाला। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है? x बराबर 20/3 और y बराबर 0, यानी y पर मुझे चलना नहीं है, केवल x पर चलना है। x पर कितना चलना है? 20/3। इसका मतलब समझो पहले क्या कह रहा है। 20/3 का मतलब होता है, इसको अगर हम भाग देंगे तो 3 छक 18, फिर एक हासिल जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी 6.33। यानी इसका कहने का मतलब ये है, सिंपल सा मतलब ये है 6.33। 3 का मतलब ये होता है कि 6 और 7 के बीच में हमें 3 पार्ट करने हैं। कितने पार्ट करने हैं? 3 पार्ट। यानी यहाँ पर ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा। देखो कितने पार्ट हो गए हैं? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। जो ये पहला पार्ट है, यही हमारा क्या कहलाएगा? 6.33, यानी 6 के बाद हमें 0.33 चलना है। यानी तब क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक सेकंड, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर ब्लैक पेन से मैं दर्शा देता हूँ ये वाला पॉइंट। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? 6.33। अप्रोक्सीमेटली भी चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं एकदम एग्जैक्ट ही आ जाए। ठीक है, 6.1 ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे, 0 लिखेंगे ना, या 6.33, या फिर एक्स की वैल्यू क्या है? 20/3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 20/3 कॉमा क्या है? y की वैल्यू 0,0। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है? 20/3, y की वैल्यू 0। ठीक, 20/3, 0, इस तरीके से हमने कर दिया। अब ये चाहिए, चाहो तो आप इसको डायरेक्टली मिला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक्यूरेट अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर देखो एक्यूरेट वैल्यू है, तो x बराबर 4, y बराबर 0। ठीक, तो x पर 4 चलना है हमें, यानी 1 2 3 4। y पर कितना चलना है? 2, यानी 1 2, यानी यहाँ पर आने की बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? अ, 4, एक सेकंड, इधर तरफ ही ज्यादा शब्द हो गया है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 4,2, एक्स पर मैंने कितना चला? 4, वाई पर कितना चला? 2, तो यानी 4,2। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब उसके बाद आइए ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ग्राफ पर। तो ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए इसको मैं ले लूंगा, और यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर के इन तीनों पॉइंट्स को मिला देना है। ठीक, ये ज्यादा दूर मत, ये कुछ इस तरीके से पॉइंट आ रहा है, और इसको हम पीछे और बढ़ाते हुए बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ग्राफ को क्या कर लिया है? प्लॉट कर लिया है। ये कौन सा ग्राफ है? ये किसका ग्राफ है? यहाँ पर लिख दो पेन से, यहाँ पर लिख देंगे ये भैया 3x प्लस का 4y बराबर का 20। समझ पा रहे हो ना मैं क्या लिखा हूं? यानी ये जो यहाँ पर रैखिक समीकरण है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका ग्राफ ये है, और ये जो है इसका ग्राफ ये वाला है। अब उसके बाद इसको क्या करना है? ये जहां पर कट कर रहा है वही हमारा हल होगा, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। तो ये किस पर कट कर रहा है? यानी ये 4,2 है, यानी इस पॉइंट पर कट कर रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। यानी 4,2, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 रखने पर इन दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई करेगा। चाहे तो आप रख करके देख लो। 4,2, यानी भैया इस पर 4,2, यानी 4 अगर मैंने x की वैल्यू रखा, 2 y की वैल्यू, तो ये 0 बनेगा। हाँ बिल्कुल बन जाएगा। इस पर देखो, अगर इस पर भी बन रहा है तो यही हमारा हल हो जाएगा। देखो 4 4 त्याई 12 और 4 दूना 8, 12 8 20 बराबर 20, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ये भी सही है। यानी ये दोनों क्या है? इस मतलब 4,2 इन दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी, और कोई पॉइंट यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस नाते केवल यही हल होगा। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? अतः यहाँ पर नीचे अगर हम लिखना चाहें, या ऊपर ही लिख दो, लेकिन आपको पेपर में क्या लिखना है? नीचे लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? अतः समीकरण युग्म समीकरण युग्म का हल 4,2 है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 4 व y बराबर 2 है। ठीक, इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। पहला सवाल हमने हल कर लिया है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर दूसरा सवाल अब मैं ले लेता हूँ, इसको पहले सवाल को मैं यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए मैंने क्या लिया है। तो यहाँ पर ये पहला सवाल हो गया। अब आइए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। तो दूसरा सवाल कौन सा मैं लेने वाला हूँ? ये दूसरा सवाल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। दूसरा सवाल है 2x प्लस 3y माइनस का 9 बराबर का 0। ठीक, उसके बाद क्या है? 4x
प्लस का 6y माइनस का 18 बराबर का 0। ये कुछ इस तरीके से मैंने जो है सवाल ले लिया है। अब इस सवाल को हमें हल करना है। तो आप में से कई स्टूडेंट कहेंगे कि भैया यहाँ पर जो है इस बार क्या कहते हैं, ये जो अंक है आपने इसी तरफ लिख दिया है, बराबर 0 कर दिया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस -9 को इधर लेकर के चले जाओ, -18 को इधर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, या 2x प्लस 3y बराबर 9, और उसके बाद 4x प्लस का 6y बराबर का 18। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो आपके लिए आसानी होगी कि इसके बराबर लेकर के आना है, और ऐसा नहीं है कि इसको आसानी नहीं होगी, इससे भी आप वही रिजल्ट पाएंगे जो कि इससे। ठीक है, बस सिंपल सा मैंने इसको बराबर के उधर लेकर के मैं गया हूँ, बस इतना काम किया हूँ। ठीक, अब आइए फिर से बॉक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉक्स बना लेते हैं। हाँ, सबसे पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पर क्या, हल। 2x प्लस 3y बराबर 9 के लिए 2x प्लस 3y बराबर 9 के लिए अब आइए इसके लिए बना लेते हैं बॉक्स। तो ब्लू पेन, ये वाला पेन ले लेते हैं। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा मुझे मोटा करना पड़ेगा। थोड़ी देर वेट करिए, मैं शांत हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं ये चला गया हूँ। ठीक है, बना रहा हूँ। तो x प्लस वाई, यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, एक सेकंड बाय रो, x और ये y। x की वैल्यू पुट करो और y की वैल्यू पुट करो। इसको मैं फिर से जो है कॉपी कर, एक सेकंड, ये ग्राफ मैं यहाँ पर रख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, इसको मैं फिर से कॉपी कर ले रहा हूँ ताकि एक सवाल और मैं दे सकूँ। हाँ, चलिए, अब यहाँ पर क्या है, x और y। तो आगे आइए सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रख दो सबसे पहले, तो y की क्या वैल्यू रखेंगे कि ताकि 9 आ जाए। तो भैया y की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा 3 त्रिका 9 3। अगर मैं x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रखता हूं तो ये बटे में आ जाएगा, उसको जाने देते हैं, सीधा डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि 2 तिहाई 6, x की वैल्यू अगर मैंने 3 रखा, y की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, चाहे तो आप रख करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसमें समय नहीं गवाऊंगा, आप इसको खुद से कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आप कॉपी पेन चलाइए। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पर आते हैं, किसके लिए, 4x प्लस का 6y माइनस का। अगर आपको ज्यादा तेजी लग रही है तो पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं। अगर पिछला लेक्चर देखेंगे तो वहां पर और मैंने धीमे तरीके से, मतलब एकदम एक एक चीज समझा करके कराया है, लेकिन यहाँ पर वो कैलकुलेशन है सिंपल सा, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर फिर से हम बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ फिर से बॉक्स फटाक से। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एक्स और वाई। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू अगर मैंने 0 ले लिया तो y की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 6 3 18 3। अगर मैंने x की वैल्यू ले लिया जो है 12, अगर मैं ले दे रहा हूँ, 4 का नाम 4, 6 3 18, x की वैल्यू 0 3। अब यहाँ पर अगर मैं 4 का नाम 4, 6 2 12, यहाँ पर 12 4 16। अगर मैं y की वैल्यू जो है x की वैल्यू 3 ले लेता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू 3, 4 तिहाई 12, और y की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ। ठीक है, 6 एक अन्नम 6, तो y की वैल्यू 1 मैंने ले लिया। तो ये क्या जो है एक ही से, मतलब जो है 3,1 हो जाएगा, तो बराबर 18 आ जाएगा। ठीक, आप चाहे तो कर करके देख लीजिएगा। x की वैल्यू 3 यहाँ पर रखेंगे, 4 तिहाई 12, 6 एक अन्नम 6, 12 6 18 बराबर 18। ठीक, इस तरीके से हो गया। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो आगे अब इसको ग्राफ पर प्लॉट करना है, सॉल्व किया, अब सीधे ग्राफ पर ही चलते हैं हम लोग। इसको मैं पतला कर लेता हूँ पेन। हाँ, अब उसके बाद ग्राफ पर हमें दर्शाना है। सबसे पहले इसको दर्शाते हैं, x बराबर 0 तो y बराबर 3, यानी x पर 0 चलना है और y पर 3, 1 2 3, यानी ये वाला पॉइंट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0,3। उसके बाद क्या है, x बराबर 3 और y बराबर 1, यानी x पर 3 चलना है मुझे, 1 2 3, और y पर कितना चलना है, 1 चलना है, यानी ये वाला पॉइंट आएगा, यानी 3,1। ठीक, अब उसके बाद क्या है, x पर 0 चलना है, y पर 3, x पर 0 यानी यहाँ पर y पर 3, 1 2 3, ये तो वही सेम पॉइंट है। उसके बाद क्या चलना है हमें, x पर 3 चलना है और y पर 1। सबसे पहले इसका भी मैंने ग्राफ नहीं बनाया, सीधा मैं इस सवाल को कर रहा हूँ, ये गलती है। इसको बना लेते हैं पहले ग्राफ पर। प्लॉट कर लिया हमने यहाँ पर, इस तरीके से हमने इसको कुछ इस प्रकार से प्लॉट कर लिया। ठीक है, ये थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। हाँ, इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। ठीक, अब उसके बाद आइए इसको सॉल्व करते हैं।
तो इसके लिए एक्स, ये किसका ग्राफ है, पहले मैं इसका ग्राफ लिख देता हूँ, ठीक है। इसका ग्राफ अगर मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, 2x प्लस 3y माइनस का 9 बराबर 0 का ग्राफ है, ठीक। अब आइए अगला ग्राफ बनाते हैं। अगला ग्राफ हम बनाएंगे, उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट्स को हमें ढूंढना है, क्या है, एक्स पर 3 चलना है, एक्स पर 0 और वाई पर 3, एक्स पर 0 और वाई पर 3, फिर से वहीं पर पहुंच गया, यानी यही पॉइंट है, ठीक है। तो दोबारा से हमें करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, एक्स पर 3 और वाई पर 1, एक्स पर 3 यानी ये, वाई पर 1 यानी वही पॉइंट, ये क्या भाई, ये दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं, तो इसको फिर से मिला दो। चलिए ठीक है भैया, आप कह रहे हैं तो मिला दे रहे हैं। तो इसको हमने फिर से मिला दिया, किस पेन से, कोई भी पेन ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर मैं इस बारी ब्लैक पेन ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से जनाई दे। तो इस पॉइंट को हमने फिर से मिला दिया, ठीक है। तो आप में से कई विद्यार्थी ये कहेंगे, क्या कहेंगे, कहेंगे भैया ये तो दोनों के दोनों सेम पॉइंट पर मिल गए हैं, ठीक। यहाँ पर दोनों के दोनों सेम पॉइंट पर मिल गए हैं, तो इस वाले ग्राफ का, ये जो ब्लैक वाला है, इस ग्राफ का नाम क्या है भैया, 4x प्लस का 6y बराबर 18, या फिर माइनस का 18 बराबर 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो नहीं भैया, दोनों ग्राफ तो सेम पर बन जा रहे हैं, दोनों लाइन एकदम सेम पर है। यानी अगर मैं इसको, ये यहाँ पर x वाला ग्राफ था, और ये जो है, ये मतलब क्या कहते हैं, ये दूसरा ग्राफ है, यानी इसका ग्राफ है ब्लैक वाला, ये रेड वाला, तो यानी दोनों तो सेम पर आ गए हैं। तो इसका हल क्या होगा, तो इसका हल यहाँ पर, इसको आपको ध्यान देना है, ऐसे केस में इसको जब दोनों एक पर ही आ जाए ग्राफ, तो उसको हम समपाती कहते हैं। क्या कहते हैं, समपाती। और इसको हम, इस वाले सवाल को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी। इसका मतलब, आप कहने का मतलब समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये वाला ग्राफ है, इस पर आप कोई भी वैल्यू लो, यानी ये अगर आप रखते हो इन दोनों समीकरणों में, दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई करेगा। ये वैल्यू आप लेते हो तो ये भी दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई करेगा। कोई और पॉइंट ले लो इस पर, ठीक है, कोई और पॉइंट, सपोज मुझे भैया मन कर रहा है ये वाला पॉइंट लेने का, ये वाला, यहाँ पर ये, अगर ये कोई भी पॉइंट है, अगर इसको आप यहाँ पर रखोगे तो ये भी इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, इन दोनों समीकरणों को, ठीक है। यानी भैया इस लाइन पर मैं कोई भी अगर पॉइंट लेता हूं, चाहे तीन, मतलब जो भी हो, यहाँ पर मान लीजिए अगर ये सपोज क्या है, 4.5, मतलब कुछ भी है, एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन ये पॉइंट है, तो क्या भाई ये भी सेटिस्फाई करेगा, आप रख करके देख लीजिएगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तो इतनी बात आपको समझ में आई, मैं क्या कहना चाहता हूं, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट, अब यहाँ पर हम इसका भैया तब हल कैसे लिखेंगे, ये सबसे बड़ी कठिनाई वाली बात हो गई। तो यहाँ पर इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी यहाँ पर भी ये भी हल है, ये भी हल है, ये भी हल है, उसके आगे आगे आगे, अब मतलब ये कई हल हैं, ऐसे अनंत तक हम चलते जाएंगे तो हल बहुत सारे मिलते जाएंगे। इस नाते इसके, जिसके एक से अधिक हल होंगे उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। जिसका हम परिमाप, मतलब मापन नहीं कर सकते, परिमाप नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक का मतलब एक से अधिक, यानी बहुत सारे हल हैं, अनेक हल है, ठीक। तो भैया मतलब पहले वाले सवाल में जहां पर हमने देखा, पहले वाले क्वेश्चन में, इसके जो है, ये वाले सवाल में तो अनेक हल आ रहा है, लेकिन इसमें केवल एक हल आ रहा है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अतः इस सवाल का दिए गए समीकरण युग्म का केवल एक हल है। अतः दिए गए समीकरण युग्म का केवल एक हल है, ठीक। केवल एक हल है, केवल एक हल है। इसको अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, यानी केवल एक हल, अद्वितीय हल। यानी कि जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि उनका महाकवि कालिदास जी का स्थान अद्वितीय है, ठीक है, श्रेष्ठ कवियों में। अद्वितीय का मतलब ये होता है एकदम यूनिक, यानी उनके जैसा कोई नहीं, यानी मतलब इस हल के अलावा कोई हल नहीं है इस वाले समीकरण का युग्म का, ठीक है, केवल इतनी बात है ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने जो है, ये कौन सा कलर आ गया यार, ये वाला, ये तो जाने देते हैं, यहाँ पर सीधा बस मैं ऐसे ही कर देता हूँ।
ऐसे अद्वितीय हल होंगे। इसको मिटा दो, ये तो पता ही है अपने को। तो यानी कहने का मतलब ये जो केवल यहाँ पर जब एक हल आएंगे तो इसको हम कहेंगे क्या भैया? अभी इस वाले सवाल को तो आपने कहा ये संपाती है, ठीक। इसको अभी अभी आपने एक शब्द दिया, ये जो रेखाएं जब एक दूसरे पर मिल जाएंगी तो इसको हम क्या नाम देते हैं? संपाती। संपाती रेखाएं, क्योंकि एक से अधिक रेखा है तो रेखाएं हम कह देंगे, यानी जो दोनों रेखाएं हैं क्या हैं? संपाती हैं। तो भैया ये कौन सी रेखा कहलाएगी? यानी ये और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कट कर रही हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या कहेंगे यहाँ पर? यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या लिखेंगे? एक सेकंड, रेड पेन से लिख देता हूं। प्रतिच्छेदी रेखाएं या फिर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, एक ही बात है। तो इस तरीके से ये वाला भैया प्रतिच्छेदी रेखा, अच्छा मतलब भैया ये क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्रतिच्छेदी रेखा जहां पर लिखा जाएगा तो केवल उसके एक हल होंगे, अगर जहां पर संपाती रेखा कह देगा तो उसके अनेक हल होंगे। ठीक, हाँ बिल्कुल आप कह सकते हो, एकदम सही आप पकड़े। या फिर भैया अगर अगर जहां पर मुझे पता चला कि केवल अद्वितीय हल है या फिर केवल एक हल है, तो क्या मैं उसको प्रतिच्छेदी रेखा कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकते हो आप। अच्छा भैया कहीं पर अगर मुझे मिल गया अपरिमित रूप से अनेक हल है, किसी सवाल के कई हल हैं, तो क्या मैं भैया उसे संपाती रेखा कह सकता हूँ? बिल्कुल जी हाँ, आप बिल्कुल संपाती रेखा कह सकते हैं। तो आइए अब अगले सवाल पर चलते हैं। दो कैटेगरी के हमने सवाल देख लिए, दो सवाल। अब तीसरे सवाल पर आते हैं। तो यहाँ पर अब मुझे तीसरा सवाल डिजाइन करना पड़ेगा फिर से। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ पूरा, ये पूरा मिटा दो। एक सेकंड, इसको रहने देते हैं ना, इससे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं फिर से इसको कॉमन कर मतलब कॉपी कर लेता हूँ ताकि भविष्य में मुझे काम दे। हाँ, सवाल लिखता हूँ मैं यहाँ पर, तीसरा सवाल, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा सवाल कह रहा है, मतलब तीसरा सवाल लिखा हो नहीं हो तो कहेगा क्या? ठीक है, एक्स प्लस 2y माइनस का 4 बराबर का 0। ठीक, अगले पर आते हैं। 2x प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर का 0। ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न दिया गया है। अब भैया इसको बराबर के उधर ले जाकर के मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहां पर हम लिख देते हैं हल। ठीक, x प्लस 2y माइनस का बराबर 4 के लिए वही लिख दिया जो आपकी मर्जी। ठीक, इस तरीके से हमने कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर के जा रहा हूं ताकि स्पेस जगह बच जाए। अब यहाँ पर x और y हमने पहले से ही बॉक्स बना लिया है, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है अपने को। इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ ताकि बनाने में आसानी हो। अरे भाई, हाँ चलिए ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? x प्लस 2y बराबर 4 के लिए, यानी कहने का मतलब x की वैल्यू मैं 0 रख देता हूँ सबसे पहले, तो y की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? 2। अगर मैंने y की वैल्यू 0 रख दिया तो x की वैल्यू 4। ठीक, इतनी बात समझ में आई? मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको वैल्यू उसको पुट किया है। अब आइए इस पर आते हैं, क्या है? 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 या फिर बराबर 12 के लिए। ठीक, इस तरीके से हमने कर लिया। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। x बराबर 0 है अगर, ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर 4 तिहाई 12 3। अगर भैया y बराबर 0 है तो x बराबर 6 रखना होगा। देख करके रख करके देख लीजिए आप। अब आइए इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं फटाफट से। ब्लैक पेन ले लिया हमने। धीरे धीरे आप भी जब ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो तुरंत कर पाएंगे। ठीक है, x पर 0 चलना है, y पर 2। x पर 0 यानी इधर 0, y पर 2 यानी ये। फटाफट से करो। 0,2 भैया मैं लिख सकता हूँ इसको। अब उसके बाद थोड़ा पास में लिखो यार इसके, 0,2। ठीक है, उसका क्या है? x बराबर 4 और y बराबर 0। x बराबर 4 y बराबर 0, यानी y पर 0 चलना है, x पर 4 चलना है, यानी ये वाली पॉइंट की आप बात कर रहे हो भैया। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4,0। ठीक, अब उसके बाद इस पर आते हैं, x पर 0 y पर 3। x पर 0 y पर 3 यानी इस पॉइंट की आप बात कर रहे हो भैया। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 0,3। ठीक, अब उसके बाद क्या है? एक्स पर 6 वाई पर 0 यानी 6, यानी इस वाले पॉइंट की आप बात करो, ये एक्स पर 6 और वाई पर 0 यानी ये। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 6,0 इस तरीके से हमने लिख दिया है।
अच्छा भैया, आपने इसका तो ग्राफ नहीं बनाया, तुरंत आगे बढ़ गए, लेकिन आपको ऐसे करना है, सबसे पहले एक एक का मतलब ग्राफ पर दर्शाते हुए चलना है, ठीक है, नहीं तो आप गड़बड़ हो कर देंगे, ठीक है। तो नहीं, ये वाला अब हम दर्शा लेते हैं ग्राफ पर। ये बॉक्स नहीं बनाना है भाई, तीर बनाना है। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो गया, ये कौन सा ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? तो भैया ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ आपका ये वाला है, यानी x+2y = 4 का ग्राफ है। अच्छा भैया, ये वाला ग्राफ अभी तो आपने बनाया ही नहीं। अरे भाई बना रहा हूँ यार, क्यों टेंशन कर रहे हो, क्यों चिंता ले रहे हो? ठीक इस तरीके से मैंने बना दिया। अब यार भैया यहाँ पर अभी तक तो इस वाले सवाल में हमने देखा एक दूसरे पर जो है रेखाएं आ रही थी, इस वाले में एक दूसरे को कट कर रही थी, ये प्रतिच्छेदी था, ये वाला संपाती था, लेकिन इस वाले में तो भैया ये तो मिल ही नहीं रही हैं एक दूसरे से। देखो भैया, अगर मैं यहाँ पर देखूं, जितनी दूरी पर है यहाँ पर भी है, यानी भैया इन दोनों के मिलने का तो कोई, यानी दूर दूर तक आप यहाँ से मतलब बनारस से लेकर के दिल्ली चले जाएं, दिल्ली से लेकर के कन्याकुमारी चले जाएं, कन्याकुमारी से कश्मीर, कश्मीर से कन्याकुमारी, कहीं पर भी आप जाएं भैया, ये कितनी भी दूर रेखा लेकर के चले जाएं लेकिन मिलेगी नहीं। यानी कहने का मतलब भैया, क्या मैं कह सकता हूँ इसका कोई हल नहीं है? क्यों हल नहीं है? क्योंकि भैया जब किसी पॉइंट पर ये कट नहीं कर रही हैं, या तो कम से कम एक पॉइंट पर कट करें, या तो सभी पॉइंट पर कट करें। ये तो भैया किसी पॉइंट पर नहीं कट कर रही हैं, तो इसके क्या हल हो जाएंगे? तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? कोई हल नहीं। अब भाई जब इसके कोई हल नहीं है, तो यहाँ पर मैं वही लिख दूंगा, कोई हल नहीं। तो भैया इसका हम नाम क्या देंगे? इसको हम नाम क्या देंगे? तो ये इसका नाम हो जाएगा, ये समांतर रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं? समांतर रेखा। अच्छा भैया, मैं अगर समांतर रेखा अगर नाम लेता हूं, तो इसका मतलब ये है कि इसका एक भी हल नहीं होगा। जब इसका एक हल नहीं है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, दिए गए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का, रैखिक समीकरण, एक सेकंड, युग्म का कोई हल नहीं है। यानी भैया आप जो नए नए सवाल ले रहे हो, सभी में कुछ ना कुछ अलग अलग नियम लग रहा है, तो आगे अब जो भी सवाल आएंगे उसमें भी लगेगा। कोई हल, रुकिए मैं जवाब बता रहा हूँ, अभी इतना डाउट मत रखिए, ठीक है? कोई हल नहीं है, सभी डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है? तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक, जिसको हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, कोई हल नहीं का मतलब ये है कि समांतर रेखाएं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, क्या भैया, जब कहीं पर अगर जब समांतर रेखाएं कही जाएगी, तो क्या मैं उसको कह सकता हूं कि कोई हल नहीं? बिल्कुल कह सकते हो। अगर ये कहीं पर मिले मुझे कोई हल नहीं, तो क्या मैं इसको समांतर रेखा बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकते हो। यानी कहने का मतलब, ये समांतर रेखा थी, ठीक, जिसका कोई हल नहीं था। ये भैया संपाती रेखा थी, यानी क्या मैं इसको एक चीज और कह सकता हूं, यानी जब समांतर रेखा के बीच में, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर शून्य हो जाए, ठीक, जब समांतर रेखा है, ठीक, रेखाएं हैं, ठीक है, अगर उनके बीच की दूरी क्या हो जाए, डिस्टेंस, अगर शून्य हो जाए, तो वो क्या कहलाएंगी? संपाती रेखा। कैसे? देखो, अगर देखो इनके बीच में, अब देखो, अब जैसे यहाँ पर ये क्या है, एक सेकंड आगे मैं बढ़ता हूं, यहाँ पर ये समांतर रेखा है, ठीक है, सपोज ये समांतर रेखा है। अब मैंने इस लाइन को, अब मैं इस लाइन को अगर धीरे धीरे दूरी कम करता हूँ, और कम 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 और कम, एकदम इस पर ले आकर के रख देता हूँ, तो क्या ये संपाती रेखा बन गया? हाँ भाई, ये तो संपाती रेखा बन गया। यानी समांतर रेखा के बीच की दूरी अगर 0 है, तो वो संपाती रेखा बन जाएगा। लेकिन अब इस सवाल में ये समांतर रेखा ही है, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया है, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अलग से समझाया है, इसका मतलब कोई यहाँ पर रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होगा तो आपके लिए आगे भी फायदा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पहला सवाल देखा, जिसके केवल एक हल थे। फिर वहीं जैसे ही हम दूसरे सवाल पर आए, यहाँ पर जो है हलों की बौछार हो गई, यानी कई सारे हल निकल गए, जिसको हमने अनेक हल नाम दे दिया, अपरिमित रूप से अनेक हल, जिसको हम संपाती रेखा भी कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं, इस वाले सवाल में हमने क्या देखा, भैया यहाँ पर कोई हल ही नहीं, ये तो कंगाल पड़ा हुआ है, इसका कोई हल ही नहीं है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इसका कोई हल नहीं, तो ये कौन सी रेखा कहलाएगी? समांतर रेखाएं कहलाएंगी। अच्छा भैया,
कोई हल नहीं का एक मतलब ये होता है कि मैं अगर भैया यहाँ पर इस वाले पॉइंट को लेता हूँ या फिर इस वाले पॉइंट को अगर मैं इस समीकरण में रखता हूँ तो ये दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई नहीं करेगा या फिर संतुष्ट नहीं करेगा। या तो ये इस समीकरण को केवल संतुष्ट करेगा या तो इस समीकरण को, इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट नहीं करेगा। अगर जब दोनों समीकरणों को संतुष्ट नहीं कर रहा है तो उसके कोई भी हल नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। तो इस वाले चीज को मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिख दिया है तो इस तरीके से हमने 3 सवाल कर लिए। ठीक, इस तरीके से हम 3 सवाल कर लिए हैं तीसरे लेक्चर में। आज हमने 3 उदाहरण कर लिए। जैसा कि मैंने कहा आपको मैं आज केवल उदाहरण ही कराऊंगा। अब आइए इसको ऐसे कॉपी रहने देते हैं क्योंकि भविष्य में मेरे लिए काम आएगा। तो एक को तो मैं मिटा देता हूँ इसको, और इसको ऐसे रहने देता हूँ क्योंकि कल काम आएगा। अभी इस पर आते हैं। अब भैया यहाँ पर देखो क्या वही तीनों सवाल हैं, आपको दिखाई दे रहा है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं ये चीजें। हाँ, देखो इस सवाल को ध्यान से देखो। x माइनस टू वाई बराबर 0, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का बराबर 20। ठीक, क्या वो यही सवाल दिख रहा है? x माइनस टू वाई बराबर 0, 3x प्लस 4y, वो बराबर 20 था, माइनस 20 है। ठीक, यानी भैया मतलब ये तीनों चीजें मतलब यही 3 सवाल आपने कराया है। ठीक है, हाँ बिल्कुल मैंने यही 3 क्वेश्चन कराए। ये पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। यहाँ पर एक चीज अब आप ध्यान दो, यहाँ पर राइट कॉर्नर में क्या लिखा है? रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमने उसको ग्राफ पर पहले ही आपको बता दिया रेखाएं। अगर मैं आपको सीधे यही चीज में बताता, ये रेखा प्रतिच्छेद करती है, ये रेखा समपाती है, ये रेखा समांतर है, तो क्या आप समझ पाते? क्या आप समझ पाते? बिल्कुल नहीं समझ पाते। अब यहाँ पर मैंने आपको एकदम अच्छे से डिटेल्ड फॉर्मेट में सवाल को हल करके डिराइव करके समझा दिया है कौन सी रेखा समांतर है, कौन सी समाप्त है। अच्छा ये वाला आप सवाल देख लो ध्यान से, 2x प्लस 3y माइनस का 9 बराबर 0, 4x प्लस 6y माइनस का 18 बराबर 0। अब इस सवाल पर आते हैं। यही सवाल लिखा गया है। अभी अभी हमने उस सवाल में क्या लिखा था? संपाती। यहाँ पर भी तो संपाती ही आ रहा है, यानी कहने का मतलब इसको भी मैंने डिराइव कर लिया। इस वाले सवाल को पीछे देख लेते हैं। देखो यही सवाल है, ये सवाल है, ये समांतर रेखा है, वही चीज यहाँ पर भी लिखा गया है। ठीक, और अब यहां से हमें पता क्या चला? भैया पता चलने का मतलब, कहने का मतलब क्या है भैया? रेखाएं प्रतिच्छेद हैं यानी केवल एक हल। एक हल, इसके कितने हल हैं? अनेक हल या फिर अनंत हल। ठीक, अनेक हल। संपाती है तो अनंत हल या अनेक हल, समांतर है तो कोई हल नहीं। इसको हम अद्वितीय हल भी कह सकते हैं। ठीक, तो यानी कहने का मतलब भैया इतनी चीजें तो मैं समझ चुका हूं। इस तरीके से 3 सवाल हैं। क्या भैया और कोई भी कैटेगरी होती है? और कोई कैटेगरी नहीं होती। या तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, या तो रेखाएं संपाती होंगी, या तो रेखाएं समांतर होंगी, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। ठीक है, हमें इस सिलेबस में केवल इतना ही पढ़ना है। या तो प्रतिच्छेद करेगी, कोई सवाल ऐसा होगा जो प्रतिच्छेद करेगी जिसके केवल एक हल होंगे, कोई सवाल ऐसा होगा जो संपाती होंगी जिसके अनेक हल होंगे, कोई सवाल ऐसा होगा जो समांतर होंगी जिसके कोई हल नहीं होंगे। यहाँ पर क्या है? अब आइए सभी 3, अब इसका क्या मतलब है आइए मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ पर हमने तो बाकी सभी चीजें पढ़ लिया है। अब यहाँ पर अब मैं आगे आता हूँ। एक सेकंड, थोड़ा सा खाली पेज ले लेता हूँ। खाली पेज तो नहीं मिल रहा है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर और इसको मैं देता हूँ मिटा। ये खाली हो गया पेज मेरे लिए। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है? दो चर वाले, दो चर वाले रैखिक, फिर से हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्या भैया? हाँ बिल्कुल, दो चर वाले रैखिक समीकरण, समीकरण युग्म। ठीक, ये क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसको मैं डब्बा बना देता हूँ सबसे पहले इसके आसपास। ये बना दिया, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब उसके बाद ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसका सामान्य निरूपण हम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सामान्य निरूपण। सामान्य निरूपण का मतलब क्या है भैया? यानी सामान्य निरूपण का मतलब ये है कि ऐसा सवाल हम बनाने वाले हैं जो कि सभी सवालों का कॉमन हो, सभी सवालों में कॉमन। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हम अंक के रूप में देख रहे हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -2 है, x के साथ में 3 चिपका हुआ है, यहाँ पर 4 चिपका हुआ है, यहाँ पर -20। तो भैया इसका सामान्य रूप बताइए आप। तो इसका सामान्य रूप सिंपल सा क्या होता है, मैं सबसे पहले लिख देता हूं तब आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं क्या? a1x प्लस b1y। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड। बहुपद वाले चैप्टर में रैखिक समीकरण युग्म में हम कैसे लिखते थे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर का 0। ठीक, ये इस तरीके से इसको हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। ठीक, लेकिन यहां पर अब हमें क्या करना है? अब हमारे पास दो सवाल हैं यानी दो युग्म हैं।
कहने का मतलब है कि 2 हैं, तो यानी इसको हम क्या लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरा हम क्या लिखेंगे सवाल, a2x प्लस b2y प्लस C2 बराबर का 0। नहीं भैया ये चीज आपने क्या लिखा, मुझे जरा आप डिटेल में समझा दो जरा सा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये जो आपने लिखा है। इसका मतलब सिंपल सा ये है, आप इस सवाल को अगर देख रहे हैं, इसी सवाल से जो भी क्वेश्चन होंगे सभी के सभी क्वेश्चन बनाए जाएंगे। आप यहाँ पर ये वाला सवाल देख लीजिए, क्या लिखा है, x माइनस 2y बराबर 2 बराबर 0। और ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या कर लिया, कॉपी। ठीक, इस वाले पेज पर मैं लेकर के आ रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक चीज क्या आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन लिखा गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तो यहाँ पर क्या ये उसी रूप में लिखा गया है भैया, समझ में नहीं आप क्या कह रहे हैं, ये वाला सवाल क्या उसी रूप में लिखा गया है, बिल्कुल। देखो कैसे, यहाँ पर इसको अगर मैं लिख देता हूँ क्या, a2x, ठीक, ये क्या है, a2x है, ये b2y, ये c2, यानी कहने का मतलब a2 की जगह पर अगर मैं 3 रख देता हूं, क्या रख दूं मैं, a2 की जगह पर एक बार 3 रख दो यार, तो यह क्या 3x बन जाएगा, हाँ बिल्कुल। अगर मैं b2 की जगह पर 4 रख देता हूं, प्लस का 4 रख देता हूं तो प्लस का 4y। अगर मैं C2 की जगह पर माइनस का 20 रख देता हूं और बराबर 0 है तो बराबर 0 कर देता हूं, तो क्या ये वही चीज बन गया, क्या ये वही चीज बन गया, बिल्कुल भैया ये तो एकदम सेम वही चीज बन गया। यानी कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि ये हमारा सामान्य रूप है। ठीक, अब ये भैया आपने इस चीज को क्यों यहाँ पर लिखा, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैं आगे अब आपको सॉल्व कराने वाला हूं तो आपको चीजें समझ में आए। देखो यहाँ पर क्या है, व्यापक रूप में लिखने के लिए समीकरणों को गुणांकों के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी जब हम इसको व्यापक रूप में लिखते हैं या फिर सामान्य निरूपण या फिर व्यापक रूप, तो ये व्यापक रूप भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर दर्शा दिया है। अब इसी पर आधारित देखो, ये भी सवाल वैसे ही बना है, ये भी सवाल वैसे ही बना है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हमें अब क्या करना है, चलिए बिना किसी देरी के अब उस वाले पॉइंट पर आते हैं, तभी तो मैं आपको बताऊंगा अगले पॉइंट पर अब हम लोगों को क्या करना है। तो अब मैं इनमें से एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यानी ये जो पहला सवाल है इसको, ठीक, यहाँ पर मैं इस कैंची से इसको काट लेता हूँ, इस पहले सवाल को, कैंची है मेरे पास, मैं फटाक से इसको कट कर लेता हूँ। एक सेकंड यार ब्रो, कैंची तो आया ही नहीं तो कटेगा क्या। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और इन सबको देता हूँ मिटा। ये आ गया हमारे पास सवाल। ठीक है, इस तरीके से कुछ इस प्रकार से हमारे पास प्रश्न है। ये पहला प्रश्न है, x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर का 0। अब ये दर्शाता क्या है, इसको हमें तुलना करना है। किससे तुलना करना है, ये जो सामान्य निरूपण है इससे, ये जो सामान्य निरूपण है इस चीज से हमें तुलना करना है। कैसे, आइए बताता हूं मैं हमें कैसे करना है। तो सवाल यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सामान्य निरूपण के लिए जो हमारा सामान्य सवाल क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का 0। ठीक, इस तरीके से ये सवाल दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो है, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ, आजा भाई कैची, नहीं ऐसे डायरेक्ट मैं क्रॉप कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब इससे हमें तुलना करना है। ये जो हमारा सामान्य निरूपण है, आपके सामने ये सामान्य निरूपण दिख रहा है, इसको, ये जो पहला सवाल है इससे हमें तुलना करना है। तुलना का मतलब क्या है भैया, x तो सेम ही है, y तो सेम ही है, यहाँ पर भी x सेम है, y सेम है। अब भैया तुलना कैसे करेंगे हम, तुलना करने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो x के साथ में गुणांक है और y के साथ में गुणांक, इसमें भी हमें वही गुणांकों की तुलना करनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर भैया अगर मैं इसको पहला मानता हूं तो ये a1 बराबर 1 है x के साथ में। b1 बराबर क्या है, तो भैया b1 बराबर माइनस का 2 है। तो भैया c1 बराबर क्या है, तो c1 बराबर इधर मैं इसको लेकर के आऊंगा, माइनस का 0 बराबर 0 हो जाएगा, यानी c1 बराबर माइनस का 0 लिखो या फिर 0 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, a2x प्लस b2y, क्या है a2x, यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, x के साथ में 3 चिपका हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a2 बराबर 3। हाँ भैया बिल्कुल। अब b2y का मतलब यहाँ पर b2 की जगह पर मैं 4 लिख सकता हूँ।
अब उसके बाद C2 है, C2 की जगह पर मैं माइनस का 20 लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया, बराबर 0 है, बराबर 0, बराबर 0, बराबर 0, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं जब इस सवाल को इस तरीके से जब मैंने यहाँ पर लिख दिया है, थोड़ा सा इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। अब आगे अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको मैं बॉक्स में कर दूंगा तो ज़्यादा सही रहेगा। अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर तुलना करना है। क्या करना है, तुलना। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम सबसे पहले अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, बस मैं जो करते जा रहा हूँ आप बस ध्यान से सुनते जाइए। अब इसको बटे में करना है, यानी A1/A2 निकालना है। A1/A2 निकालो तो क्या हो जाएगा, A1/A2। भैया A1/A2 यानी A1 बराबर क्या है, 1 है, A2 बराबर 3 है, 1/3 आ जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, B1/B2 करना है। B1/B2 क्या हो जाएगा भैया, -2/4, बिल्कुल सही। C1/C2 क्या हो जाएगा भैया, C1/C2 यानी C1 की वैल्यू क्या है, 0 है, और C2 की वैल्यू क्या है, -20, तो यहाँ पर -20 आ जाएगा। समझ पा रहे हो मैंने क्या किया, A1/A2 कर लिया, B1/B2, C1/C2। इसको मैं साइड में कर देता हूँ इस तरीके से। ये एक सेकेंड, यहाँ पर येलो कलर में ले लेता हूँ। इस तरीके से हमने ये दो मतलब ये भी ज्ञात कर लिया। अब हमें आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे करने के लिए यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे जिसका नाम है अनुपातों की तुलना। ये क्या मतलब है भैया, अनुपातों की तुलना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले क्या, अनुपातों की तुलना। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, अनुपातों की तुलना। अब हमें यहाँ पर तुलना करना है अनुपातों का। अनुपातों का तुलना मतलब ये है कि A1/A2, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A1/A2 बराबर करना है B1/B2 के, और बराबर करना है C1/C2 के। यानी इन तीनों को हमें हल करना है। कैसे हल करना है, सबसे पहले हम सीधा नंबर्स लेंगे, ठीक है, इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले नंबर्स को देख लेते हैं। तो क्या है, 1/3 A1/A2 बराबर B1/B2 क्या है, -2/4, -2/4। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करो। क्या 1/3 बराबर है -2/4 के, तो इसको हम इसको और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, इसको 2 से काट दो, 2 एकम नाम 2, 2 दूना 4, यानी -1/2 आ गया, बटे 1/3। ठीक, अब ये जो -1/2 है इसको हम और आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा। इसको भी नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर अब अपना आप दिमाग दौड़ाइए, क्या 1/3 बराबर होता है -1/2 के? बिल्कुल नहीं भैया, 1/3 -1/2 के बराबर नहीं होता। 1/3 बराबर होता है तो वो 1/3 के ही। तो क्या मैं इस चीज को क्या मैं इस चीज को नॉट इक्वल टू लिख सकता हूँ? क्या मैं इस चीज को जो है यहाँ पर नॉट इक्वल टू लिख सकता हूँ? बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। समझ पा रहे हो क्या लिखना है हमें यहाँ पर? यहाँ पर हमें लिखना है हमें क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ, हमें ये रिजल्ट प्राप्त हुआ, कौन सा, A1/A2 बराबर B1/B2। बराबर नहीं भैया, बराबर नहीं है, ये आपको लिखना है, बिल्कुल सही, बराबर नहीं है। ये हमें तुलना करने पर प्राप्त हुआ, अनुपातों की तुलना करने पर। यहाँ पर लिख दो। हमने अनुपातों की तुलना की तो हमें क्या मिला, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अब इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें पता चलता है, ये मैथमेटिकली रूप से हमें यहाँ पर ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है, इस वाले पेन से मैं, इससे हमें ये पता चलता है कि A1/A2 B1/B2 इसका जो ग्राफीय निरूपण कैसा होगा। ठीक, ग्राफीय निरूपण, भैया यही चीज मुझे बता देगा कि ग्राफीय निरूपण कैसा होगा। हाँ बिल्कुल, निरूपण यानी ये क्या बताएगा भैया, ये किस प्रकार का ग्राफ बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा, रैखिक बनेगा, मतलब प्रतिच्छेदी बनेगा, संपाती बनेगा या समांतर। जब A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 के होता है तो वो कौन सा ग्राफ बनता है, वो कौन सा ग्राफ बनता है मेरे भैया, ये वाला ग्राफ कौन सा बन रहा था, पहला वाला भैया बन रहा था, अगर मुझे याद है। तो ये जो पहला सवाल है यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं अच्छे से, पहला सवाल ये देखो, ये कौन सा ग्राफ बना रहा था,
प्रतिच्छेदी रेखा। तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर वही हम लिख देंगे, यानी ये कौन सी रेखा कहलाएगी, प्रतिच्छेदी, एक सेकंड, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। यानी भैया अगर मैं केवल इसी से मैं डायरेक्ट अगर सॉल्व करता हूं, तो यानी A1/A2 कहने का मतलब A1/A2 1/3, ये A1 है, ये A2 है, बराबर करूंगा B1/B2 यानी -2/4 के। अगर वो नहीं, अगर इक्वल टू हुआ, तो यानी कहने का मतलब वो प्रतिच्छेद करेगा। इतनी बात मुझे तुरंत पता चल जाएगी। हाँ बिल्कुल, आगे कैसे करना है मैं बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर एक चीज, अब इससे क्या मुझे पता चल जाएगा, जैसे ही मुझे पता चला कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, वैसे ही मुझे पता चल गया कि इसके अद्वितीय हल होंगे, यानी केवल एक हल। ठीक, अद्वितीय हल या फिर केवल एक हल। ठीक, ये दो चीजें केवल हमने इस चीज से पता कर लिया, मुंह जबानी। ठीक है, अब अगले सवाल पर आते हैं, उस पर देखते हैं क्या प्रतिक्रिया होने वाली है। तो इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूं ताकि तीनों को सॉल्व कर पाऊं। तो इसको मुझे क्या करना है, क्रॉप करना है। यहाँ पर ये दूसरा सवाल है। अब आइए इसको फटाफट से कर लेते हैं फिर से। ठीक है, इस चीज को मैं यहाँ पर लेकर के आता हूँ, यहाँ पर मैं बना देता हूँ बॉक्स। ठीक है, फिर से वैसे ही करना है, तुलना करना है। यहाँ पर क्या लिखा था, कुछ नहीं, तो सीधा आप तुलना करते हैं। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, A1 बराबर क्या हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा, और A2 बराबर क्या हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा, और A3 बराबर क्या हो जाएगा भैया, -9 हो जाएगा। ठीक, A1 A2 A3 नहीं होगा भाई, यही तो गलती है, यही तो आपको सीखना है। यहाँ पर क्या होगा, B1 होगा, क्योंकि Y के साथ में B1 है, तो यहाँ पर 3। आप में से कई लोग कह भी रहे होंगे नहीं भैया ये आप गलत लिख रहे हो, चलो ठीक है, मैंने इसको, मैं जानबूझ करके भी गलत लिखता हूँ ताकि आपको जो है थोड़ा सा आप जग जाओ, ये चीजें भी गलत मैं लिख रहा हूँ, आपको वो ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आगे बढ़ते हैं, क्या है A2 बराबर, क्या है A2 बराबर, क्या है 4 है। फिर से वही मत लिखने लग जाना, ठीक है। फिर B2 क्या है 6। अच्छा ये क्या, एक चीज मुझे डाउट आ रहा है, क्या डाउट आ रहा है कि अगर मैं A2 x B2y C2 बराबर 0, इसको अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप इसको इससे करो, चाहे इसको इससे करो, चाहे इसे इससे करो, चाहे इसे इससे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है, अगर इसको इसके साथ ले रहे हो तो इसको इसके साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको पहले वाले के साथ ले रहे हो तो इसको दूसरे वाले के साथ। ठीक, अब यहाँ पर C2 क्या हो जाएगा, -18। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या चीज लिखा गया है पीछे, कंपेयर। तो आओ कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। कैसे तुलना करेंगे, अब बटे में लिखेंगे, A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा भैया, 2/4। ठीक, B1/B2 क्या हो जाएगा भैया, 3/6, और C1/C2 बराबर क्या हो जाएगा भैया, हाँ, ई पता नहीं कहाँ लिख दे, C2 बराबर -9/-18, 11 नहीं 18। ठीक, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब उसके बाद इसको, हाँ आगे बढ़ते हैं, यानी ये चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब उसको, अब आगे कैसे सॉल्व करना है भैया, आप तुलना करना है। तुलना करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को हम लेंगे, 2/4 बराबर 3/6। अब इन दोनों को मिलाएंगे, क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसको अगर मैंने काटा 2 से, 2 एक नाम 2, 2 दूना 4, 1/2 आ गया बराबर 3 एक नाम 3, 3 दूना 6, यानी कि मतलब 1/2। यानी क्या भैया ये दोनों सेम आ रहे हैं, यानी 1/2 बराबर 1/2। तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बिल्कुल सही। अब जैसे ही हमें ये पता चल गया ये बराबर है, तो अब हमें इस तीसरे वाले को भी देखना पड़ेगा। तो आइए हम तीसरे वाले को देखते हैं। तो ये तीसरे वाले को किससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर कर लो, चाहे इससे कंपेयर कर लो, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे कंपेयर करते हैं, किससे, A1/A2 बराबर C1/C2 के। यानी 2/4 बराबर है -9/-18। ठीक है, अब इसको हल करो, 2/4 भैया इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, 2 से कट जाएगा। अब ये माइनस से माइनस कट गया, 9 एक नम 9, 9 दूना 18, यानी भैया बराबर 1/2। ओ भैया ये तो दोनों सेम आ गए, यानी A1/A2 बराबर है किसके, C1/C2 के। तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, A1/A2 बराबर है C1/C2 के।
अब भैया इस चीज को हमें इससे करना है, ठीक है। अभी हमने A1 B1 कर लिया, उसके बाद A1 C1 कर लिया, अब हमें B1 C1 करके देखना है। तो आओ इसको भी करके देख लेते हैं। 3/6 बराबर -9/-18। इसको जब हमने सॉल्व किया, माइनस सी ये कट गया, 9 × 9 9 दूना 18 यानी बराबर 1/2 आ गया। और यहाँ पर इसको हमने सॉल्व किया, 3 × 3 3 दूना 6 यानी 1/2 यहाँ पर आ गया। यानी भैया ये भी तो सेम आ रहा है। तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ B1/B2 B1/B2 बराबर है C1/C2 के। अब एक चीज, अब इन तीनों सवालों को आप ध्यान से देखो, जो यहाँ पर तीनों सवाल लिखे गए हैं, यहाँ पर जो तीनों सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है, यानी जो तीनों तुलनाएं दिखाई दे रही हैं, क्या मैं इसको डायरेक्टली एक चीज लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 और उसके बराबर है C1/C2 के। क्यों? क्योंकि जब B1/B2 बराबर है यहाँ पर C1/C2 के, A1/A2 बराबर है C1/C2 के, तो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है, बिल्कुल वही चीज लिखी गई है। तो मैं इस चीज को यहाँ पर ऊपर लेकर के जाऊंगा। और इसका मतलब क्या है, अब ये वाला जो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, जब हमने अनुपातों की तुलना की। अब यहाँ पर जब हमने अनुपातों की तुलना की तो ये हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। जब हमें ये प्राप्त हुआ तो ये क्या चीज दर्शाता है, इसको हमें यहाँ पर आगे सॉल्व करना है। तो अब इस चीज को मैं मिटा सकता हूँ, क्योंकि ये जो यहाँ पर लिखा गया है वो यही चीज है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अनुपातों की तुलना करने पर। तो हमने यहाँ पर अनुपातों की तुलना क्या कर लिया है, मतलब अनुपातों की तुलना कर लिया, तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब उसके बाद इस आधार पर अब हमें क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। तो अब यानी ये क्या चीज दर्शाता है, यहाँ पर हमें वही दर्शाना है। इसका मतलब क्या होता है, तो ये जो जब हमने इस सवाल को सॉल्व किया था तो हमें क्या मिल रहा था, ये जो समपाती रेखाएं हैं, ठीक है। तो वही चीज ये भी हमें दर्शा रहा है, जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और B1/B2 बराबर होगा C1/C2 के, यानी ये जब ये तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रेखाएं, पीछे बना चुका हूं पहले ही, समपाती होंगी। अच्छा, संपाती का मतलब क्या होता है, संपाती का मतलब ये होता है कि ये कुछ इस प्रकार से एक रेखा है और यहाँ पर ये क्या कहते हैं, ये दूसरी रेखा है, ठीक है, ये दूसरी रेखा। अब मैं इस दूसरी रेखा को, अगर मैं एक सेकेंड, अगर मैं इस दूसरी रेखा को बिल्कुल इसी के ऊपर ले जाकर के रख देता हूं, ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगी, संपाती रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है। ये क्या कहलाएंगी, संपाती रेखा। तो वही चीज है, संपाती रेखाएं होंगी। अच्छा भैया, इसका मतलब जैसे ही आपने ये संपाती रेखा यहाँ पर दर्शाया, इसका सिंपल सा मतलब ये है, इसको मैं मिटा देता हूं। यहाँ पर सिंपल सा मतलब इसका ये है, जैसे ही आपने संपाती रेखा कहा तो इसका मतलब मैं सीधे समझ गया। ये क्या हो रहा है भाई, थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है, एक सेकंड में वेट कर लेता हूँ। हाँ, संपाती रेखाएं, जैसे ही आपने रेखाएं संपाती होंगी, इसका मतलब ये है इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अपरिमित, यह कैसे दिख रहा है भाई, रूप से अनेक हल, ये लुपलप लुपलप कर रहा है भाई, हल होंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो करने मतलब, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या फिर कई हल होंगे, यानी ये वाला रिलेशन हमें ये दर्शाता है। अब यानी दूसरा सवाल भी हमने कर लिया, अपरिमित रूप से अनेक हल संपाती, ठीक। अब आइए तीसरे पर आते हैं, इस वाले पर आते हैं, तीसरा सवाल। इसको मैं फिर से कर लेता हूं, कॉपी एंड क्रॉप। इसको मैं फिर से यहां पर कर देता हूं क्रॉप, ये तीसरा सवाल। अब आइए इसको भी फटाफट से देख लेते हैं, ये क्या कहना चाहता है सवाल। तो हमने यहाँ पर बॉक्स बना दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से वही काम करना है। क्या करना है, A1 A2 A3 मान लेना है। अब डायरेक्ट कर सकते हैं क्या हम, डायरेक्ट का मतलब भैया आपका कहने का मतलब क्या है, सीधा यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर सीधा कंपेयर करो। क्या, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, A1/A2 और B1/B2 को तुलना करना होता है, ठीक है। तो आओ करते हैं तुलना। तुलना करने का मतलब भैया यहाँ पर सीधे A1 क्या है, A1 1 है, A2 क्या है, 2 है, बराबर B1 क्या है, 2 है, और B2 क्या है, 4 है। अब इसको हल करो।
क्या होगा, 1/2 का 1/2 ही आएगा, इसको और सॉल्व नहीं कर सकते। 2/4 का मतलब क्या है, 2 का नाम 2, 2 दूना 4 यानी 1/2। ये क्या भैया, a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के, तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, ये मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ a1/a2 बराबर है b1/b2 के। अब भैया जैसे मुझे ये पता चला, अब मुझे फिर से आगे बढ़ना है। अब b1/b2 बराबर c1/c2 को तुलना कर लो, ठीक। अब इसको आइए तुलना कर लेते हैं, b1/b2 बराबर c1/c2। तो b1 क्या है, 2 है, b2 क्या है, 4 है, बराबर c1 क्या है, -4 है, और c2 क्या है, -12 है, ठीक। अब इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा भैया, 1/2 आ जाएगा, बराबर इसको सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 का नाम 4, 4 तिहाई 12, 1/3। ये क्या भैया, ये तो एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहा है, तो क्या मैं इसको यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, इक्वल टू नॉट c1/c2। यानी भैया ये तीसरी कंडीशन हमारे पास फिर से मिल गई। आगे इस तरीके से आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट में हमें क्या मिला, यहाँ पर जब हमने अनुपातों की तुलना किया, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने, हमने जब अनुपातों की तुलना किया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिला, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। अभी पहले वाले कंडीशन में क्या था, ये इक्वल टू नॉट था, नहीं a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। जैसे ही हमें ये प्राप्त हुआ, मैं तीसरे पर जाने की आवश्यकता नहीं थी, तीसरा इक्वल टू हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले x और y वाले टर्म को देखना है, a1/a2 बराबर b1/b2 के देखना है, अगर नहीं है तो तीसरे पर नहीं जाएंगे, अगर इक्वल टू है तो तीसरे पर हम गए, तो ये वाला रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ, तीनों बराबर हैं। अब ये जो तीसरा कंडीशन है हमें ये वाला प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये अब तीसरा कंडीशन क्या दर्शा रहा है भैया, ये जरा सा आप समझा दो। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ये जब हमने इस सवाल को सॉल्व किया था यहाँ पर, आपने ध्यान दिया होगा, इस सवाल को जब हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, यहाँ पर, तो ये क्या हो रहे थे, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल क्या हो रहा था, समांतर रेखाएं थी, ठीक है, कोई हल नहीं, समांतर रेखाएं। तो यहीं पर, यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, समांतर रेखाएं, ठीक। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, समांतर रेखा, अगर जैसे ही आपने यहाँ पर कहा भैया, तो इसका मतलब ये है कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इस तरीके से हमने तीन के तीनों को फिर से डिफाइन कर दिया है, यानी इस तरीके से अगर हमें मैथमेटिकली सॉल्व करना हुआ, डायरेक्टली अगर मुझे पता करना हुआ सवाल में कि ये समांतर रेखा है या नहीं, तो हमें ग्राफ बनाने की भैया जरूरत नहीं है, सीधा हम इसको बटे में करेंगे। अगर ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2 पे आया, तो वो समांतर रेखा होगी और उसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अब इस तरीके से हमने तीनों कंडीशंस को फाइंड आउट कर लिया। एज अ रिजल्ट यहाँ पर वो चीजें लिखी गई हैं जो कि आपको सवाल में मैंने पीछे अच्छे से डिराइव करके बताया। क्या लिखा गया है यहाँ पर, देखो ये रेखा युग्म, अगर मैं डायरेक्ट इसको आपको सारणी को समझाता तो आप शायद छोड़ करके चले जाते और समझ में भी नहीं आता, ठीक है। इस नाते उस समय को मैंने गंवाया वहां पर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। गंवाया नहीं बस, बल्कि आपको समझाया एक तरीके से। ये क्या है, ये पहला सवाल वही वही पुराना सवाल है, देखो मैं इन्हीं 3 सवाल पर सभी कॉन्सेप्ट आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है, a1/a2 1/3 जैसा कि पिछले वाले में आया था, b1/b2 माइनस का 2/4 c1/c2। अनुपातों की तुलना हमने जब करी थी तो क्या आया था, a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। यहाँ पर भी आप तुलना करके देख सकते हो, 1/3 इक्वल टू माइनस का 2/4। इसको जब आप हल करोगे, इसको जब आप यहाँ पर हल करोगे तो क्या आएगा, इक्वल टू नॉट आएगा, तो वही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक। अब यहाँ पर उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा, ग्राफीय निरूपण जब आप करेंगे तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हमें मिलेगी, और जब हम बीजगणितीय निरूपण करेंगे तो केवल एक हल अद्वितीय हल, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा केवल एक हल अद्वितीय हल। वैसे ही इस सवाल को जब हमने अनुपात के रूप में व्यक्त किया, तो ये तीनों बराबर आ रहे थे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के, तो समपाती रेखा होगी, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पर जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो वो समांतर रेखा, कोई हल नहीं। इस तरीके से हमने इस ग्राफ को, इस सारी चीजों को मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। अब यानी कि यहाँ पर हमने इतना समझ लिया है, अब बस इतनी चीजें हो गई है। अब ये जो यहाँ पर जो भी लिखा गया है वही चीज है, यानी प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, हाँ। अब इसका मतलब कन्वर्स भी ट्रू है, कन्वर्स का मतलब क्या है, यानी वाइस वर्सा, यानी इसका विपरीत भी। अगर जब कहीं पर प्रतिच्छेद रेखाएं आपको दिखाई दे, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक, इसका मतलब सिंपल सा ये होगा, एक सेकंड ब्लैक कर लूं इसको मैं, जब जैसे रेड, जैसे प्रतिच्छेद करती हैं अगर आपको दिख जाए,
तो इसका मतलब ये होगा कि A1/A2 नहीं है इक्वल टू B1/B2 के, यानी B1/B2 के बराबर नहीं है। जब आपको समपाती है अगर मिल जाए तो इसका मतलब आपको ये मिलेगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के। जब आपको समांतर मिल जाएगा इसका मतलब ये है कि A1/A2 बराबर क्या कहते हैं B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। इतनी बात आपको समझ में आई। यहाँ पर एक चीज और लिखा गया है, इसका विलोम भी किसी भी रेखा युग्म के लिए सत्य है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका अपोजिट, अपोजिट का मतलब ये है अगर आपको अगर आपको ये चीज जो है ये चीज कहीं पर दिख जाए तो आप इसको ऐसा कह सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब फिर से, अगर सपोज ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये, अगर ये चीज अगर आपने कहीं से डिफाइन कर लिया तो आप इसको कह सकते हो कि ये इसके बराबर है, यानी ये समांतर है। ठीक, अगर अगर आपको कहीं पर ये मिल गया है तो आप उस समीकरण युग्म को इसके बराबर कह सकते हो, मतलब ये बता सकते हो कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 का। सिंपल सा इसका मतलब ये है। तो हमने इसको भी अच्छे से समझा दे। देखो ये सामान्य निरूपण है, हमने आपको अच्छे से बताया कि सामान्य निरूपण कैसे होता है। ठीक है, अगर डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पर दिखा देता तो नहीं समझ पाते आप। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो पहला उदाहरण है, अब आप इसको खुद से ट्राई करिएगा और जो भी प्रश्नावली में सवाल है उसको ट्राई करिएगा। आपसे डेफिनेटली 100% ये सवाल बनेंगे और अच्छे से आप कर पाएंगे। कल के लेक्चर में मैं सभी के सभी उदाहरण करा दूंगा, उससे अगले लेक्चर में मैं पूरे के पूरे प्रश्नावली को ही एंड कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा 3.1 फिनिश हो जाएगा। उसके बाद 3.2, 3.3, उसके बाद सभी प्रश्नावली सरल हैं, इजी हैं। ये वाला प्रश्नावली आपको समझाना था क्योंकि इसमें जो है 2022 के बाद से 3.1 को गायब कर दिया गया है, सीधा 3.1 को 3.2 को 3.1 इस बार बना दिया गया है। ठीक है, इसको हम कल सॉल्व करेंगे। आज बस सवाल यहीं तक आपका था, जितना भी मैंने आपको अच्छे से समझाया आई होप कि आपने समझा होगा। और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से क्या कहते हैं आपके सामने जो है शतक 2027 बैच के बारे में है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक सेकेंड, इस वाले नंबर पर। और अगर आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करते हैं तो ये चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। ठीक है, और बस यही चीज़ें आपको बतानी थी। इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, और जाने से पहले स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा आगे आने वाली वीडियोस और पिछली वीडियोस का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, उस पर क्लिक कीजिए, बाकी वीडियोस को आप देखते रहिए। और हाँ, मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों। धन्यवाद, राधा स्वामी।